नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GSR रैंक 1 पर। अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड और आसान भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल। आज के सत्र का जो उद्देश्य है वो बहुत ही विशेष है। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के मेलों और महोत्सवों का एक बहुत ही गहन एकदम पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने वाले हैं। जी। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और अयोध्या, इन शहरों के हर एक उत्सव को हम गहराई से समझेंगे। देखिए, इस अध्ययन में एक कक्षा की तरह समझेंगे। इसी से जुड़ा है हमारा पहला बिंदु, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव का जो स्थान है वो है आगरा का शिल्प ग्राम। अच्छा, इस शब्द शिल्प ग्राम पर जरा ध्यान दिया जाए। शिल्प मतलब कारीगरी या हस्तकला और ग्राम मतलब गांव। तो ये एक ऐसा स्थान है जिसे विशेष रूप से कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए ही बनाया गया है। क्या बात है, बहुत ही स्पष्ट। और अगर इसकी तिथियों की बात करें तो ये हर साल 18 से 27 फरवरी के बीच आयोजित होता है। 18 से 27 फरवरी, इस तारीख को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। बिल्कुल, 18 से 27 फरवरी। और इस महोत्सव में मुख्य रूप से मुगल कालीन संस्कृति का प्रदर्शन होता है। हाँ, और सिर्फ संस्कृति ही नहीं, नवाबों के जो विशेष खानपान है उनका भी यहाँ प्रदर्शन होता है। मतलब एक पूरा शाही अनुभव। और साथ ही भारतीय शिल्प का भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है यहाँ। सही कहा, भारत के कोने कोने से कारीगर यहाँ आते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही खास बात होती है। वो क्या? इस महोत्सव की शुरुआत में मुगल कालीन शोभा यात्रा निकाली जाती है। ओहो, शोभा यात्रा। हाँ, जिसमें सजे हुए हाथी और ऊंट शामिल होते हैं। मतलब वो दृश्य इतना भव्य होता है कि उसे देखकर मुगल काल की याद आ जाती है। अगर इससे एक उपमा दी जाए तो ये ऐसा है जैसे मुगल काल का कोई टाइम कैप्सूल खुल गया हो। टाइम कैप्सूल बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। चलिए, अब आगरा के ही एक और बहुत महत्वपूर्ण मेले की तरफ बढ़ते हैं। बटेश्वर पशु मेला। बटेश्वर पशु मेला, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। ये यमुना नदी के तट पर लगता है। स्थान का नाम है बटेश्वर। देखिए, नदियों के किनारे का ये जो कंसेप्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जी। यमुना नदी का तट है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला। और इसमें विशेष रूप से किसका व्यापार होता है? इसमें विशेष रूप से ऊंटों का व्यापार होता है। ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए ये पूरे राज्य में जाना जाता है। और अगर समय की बात करें तो ये कार्तिक माह में लगता है। मतलब अगर अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो अक्टूबर नवंबर के समय। हाँ, कार्तिक माह, ये मौसम बहुत ही अनुकूल होता है व्यापार के लिए। लेकिन इसमें एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। वो तथ्य क्या है? इसी बटेश्वर स्थान पर यमुना के किनारे भगवान शिव के 101 प्राचीन घाट और मंदिर स्थित है। 101 प्राचीन घाट और मंदिर, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और यहीं पर नदियों के किनारे व्यापार और धर्म का जो संगम होता है उसे समझना चाहिए। मतलब व्यापार भी और धर्म भी। हाँ, ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो जब व्यापारी इतने बड़े स्तर पर लंबी यात्राएं करते थे तो वे नदियों के किनारे रुकते थे। और जहां इतने लोग रुकेंगे वहां उनकी आध्यात्मिक जरूरतों के लिए मंदिर और घाट विकसित होना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुत ही तार्किक विश्लेषण है ये। आगरा का अगला उत्सव है सुलह-कुल उत्सव। सुलह-कुल, इस शब्द का अर्थ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, इस शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक शांति। बिल्कुल, सुलह यानी समझौता या शांति और कुल यानी सबके साथ, सार्वभौमिक शांति। और यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव बनाने के लिए ये नीति अपनाई थी। और आज के समय में उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो इसे फरवरी के महीने में आयोजित करता है। जी, पर्यटन विभाग द्वारा इसे फरवरी में एक उत्सव का रूप दे दिया गया है। और इसमें विभिन्न धर्मों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। सही बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक नीति आज एक सांस्कृतिक उत्सव बन गई है। आगरा में ही एक और मेला लगता है, राम बारात मेला। राम बारात, ये कोई साधारण मेला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन है। इसमें पूरे शहर की बहुत ही भव्य सजावट की जाती है। हाँ, और इसमें आगरा शहर का एक पूरा इलाका ही जनकपुरी में बदल जाता है। जनकपुरी,
यानी माता सीता का मायका। जी, उस पूरे इलाके को ऐसे सजाया जाता है जैसे सच में वहां सीता माता का मायका हो और राम जी की बारात आ रही हो। इसी व्यापकता के कारण इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा रामलीला आयोजन माना जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा रामलीला आयोजन, यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल याद रखा जाना चाहिए। और आगरा के इसी खंड में हमारा अंतिम बिंदु है कैलाश मेला। कैलाश मेला? ये मेला आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में लगता है और ये भी यमुना नदी के किनारे ही लगता है। फिर से यमुना का किनारा। इसका जो समय है वो बहुत ही विशिष्ट है। जी, ये सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। सावन का महीना और वो भी तीसरा सोमवार। ये बिल्कुल कंठस्थ करने वाली बात है। और इस दिन क्या होता है, यहाँ एक विशाल शिवलिंग की पूजा की जाती है। विशाल शिवलिंग की पूजा। और ये मेला भी धार्मिक और व्यापारिक महत्व का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो आगरा की इस मुगल और ब्रज की जो मिश्रित संस्कृति है उससे निकलकर अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, अब हम चलेंगे भारत की आध्यात्मिक राजधानी की ओर। जी, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी के घाटों की जो परंपराएं हैं, उनका एक अपना ही अलग महत्व है। क्रम को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। एकदम सही। वाराणसी का नाम आते ही जो सबसे पहला और भव्य उत्सव दिमाग में आता है वो है देव दीपावली। देव दीपावली, ये सामान्य दीपावली से अलग है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जी, मतलब जो हमारी मुख्य दीपावली होती है उसके ठीक 15 दिन बाद। और इसके पीछे की मान्यता बहुत ही अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वयं देवता घाटों पर आते हैं। देवता स्वर्ग से उतरकर काशी के घाटों पर दीपावली मनाने आते हैं, यही इसकी मूल मान्यता है। और इसी का स्वागत करने के लिए वाराणसी के जो 84 घाट हैं, उन सभी घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। 84 घाटों पर लाखों दियों की रोशनी। हाँ, ये दृश्य इतना मनोरम होता है कि ये एक बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षण बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। वाराणसी का अगला मेला है नकटैया मेला। नकटैया मेला, इसका नाम सुनते ही रामायण का एक प्रसंग याद आ जाता है। जी, यह मेला वाराणसी के चेतगंज इलाके में लगता है और ये करवा चौथ के आसपास आयोजित होता है। और इसमें किस प्रसंग का मंचन होता है? इसमें रामायण के उस प्रसंग का मंचन होता है जब लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। इसीलिए इसका नाम नकटैया मेला है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी। ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1887, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह। ये नाम और वर्ष दोनों याद रखने चाहिए। इसमें बहुत ही खास आकर्षण होता है जिसे लाखों की झांकी कहा जाता है। हाँ, लाखों की झांकी। और ये झांकियां सिर्फ धार्मिक नहीं होती, बल्कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर आधारित होती हैं। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो यह मुझे प्राचीन काल के किसी स्ट्रीट थिएटर जैसा लगता है। जो आज के सामाजिक मुद्दों को उठाता है। स्ट्रीट थिएटर, बिल्कुल सही कहा। समाज को जागरूक करने का ये एक बहुत ही पुराना और प्रभावी माध्यम रहा है। वाराणसी में अगला आयोजन है ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला, ये संगीत प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये तुलसी घाट पर आयोजित होता है। और ये सबसे पुराना शास्त्रीय संगीत का आयोजन है। ध्रुपद क्या है, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाना जरूरी है। बिल्कुल। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही प्राचीन, गंभीर और आध्यात्मिक गायन शैली है। ये बहुत ही शुद्ध रूप है संगीत का। और ये मेला फरवरी या मार्च के महीने में लगता है और पूरे 5 दिन तक चलता है। 5 दिन का आयोजन। और इसे संरक्षण किसका प्राप्त है? इसे संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट और काशी नरेश, इन दोनों का संयुक्त संरक्षण प्राप्त है। जी, संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट और काशी नरेश, ये तथ्य बहुत अहम है। वाराणसी में एक और बहुत ही अलग तरह का मेला लगता है, रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा सुनते ही ध्यान सीधे ओडिशा की तरफ जाता है। बिल्कुल, ये मेला जगन्नाथपुरी, जो कि ओडिशा में है, उसी की तर्ज पर वाराणसी में भी निकाला जाता है। और ये कब निकलता है? ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में निकलता है और ये पूरे 3 दिन तक चलता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 3 दिन। और इसमें भी जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ निकाला जाता है। जी, बिल्कुल उसी स्वरूप में। और इस मेले की एक सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुख्य मिठाई। अच्छा जी, इस मेले की मुख्य मिठाई नान खटाई है। इस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, नान खटाई। देखिए, अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो ये साफ दिखता है कि कैसे उड़ीसा की संस्कृति का जो प्रभाव है वो काशी की संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गया है। एकदम सही।
अब बात करते हैं गंगा महोत्सव की। गंगा महोत्सव ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन है। ये वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित होता है और इसका समय देव दीपावली के आसपास ही होता है जी। और इस महोत्सव के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। इसे भी उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग आयोजित करता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या-क्या होता है? इसमें शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते हैं, शिल्प का प्रदर्शन होता है और सबसे खास माँ गंगा की बहुत ही भव्य आरती होती है। अब वाराणसी खंड के अंतिम बिंदु पर आते हैं, संकट मोचन संगीत समारोह। ये समारोह संगीत के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान रखता है। जी, ये हनुमान जयंती के अवसर पर होता है जिसे हम चैत्र पूर्णिमा भी कहते हैं। चैत्र पूर्णिमा। और ये कोई 1-2 घंटे का कार्यक्रम नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये 5 से 6 रातों तक चलने वाला अखंड संगीत समारोह है। यहाँ इस अखंड शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अखंड का मतलब है जो खंडित न हो, यानी लगातार बिना रुके चलने वाला। 5-6 रातों तक लगातार शास्त्रीय संगीत चलता रहता है। और इसमें देश के दिग्गज गायक आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ निःशुल्क हाजिरी लगाते हैं। निःशुल्क हाजिरी, ये एक बहुत ही गहरा शब्द है। इसका मतलब है कि इतने बड़े कलाकार जो कहीं और जाने का बहुत पैसा लेते हैं, वो यहाँ भगवान के दरबार में बिना किसी पैसे के सिर्फ अपनी कला का समर्पण करने आते हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। और इस आयोजन की जो प्रेरणा थी वो 1920 में मदन मोहन मालवीय जी ने दी थी। 1920, मदन मोहन मालवीय जी, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। वाराणसी में गंगा के दर्शन के बाद अब हम उस स्थान पर चलेंगे जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यानी हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। जी, प्रयागराज, संगम के महाकुंभ और महोत्सवों की नगरी। और यहाँ सबसे पहला नाम आता है कुंभ मेले का। कुंभ मेला ये सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का एक बहुत बड़ा आयोजन है। ये संगम पर लगता है और इसके 2 मुख्य स्वरूप हैं, एक पूर्ण कुंभ और दूसरा महाकुंभ। इन दोनों का जो समय चक्र है उसे स्पष्ट करना जरूरी है। पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष में लगता है। जी, 12 वर्ष। और महाकुंभ हर 144 वर्ष में लगता है। 144 वर्ष का लंबा इंतजार। बिल्कुल। और 2017 में यूनेस्को ने इसे एक बहुत बड़ा दर्जा दिया था। जी, यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था। अमूर्त मतलब इनटेंजिबल, जिसे छुआ ना जा सके, जो एक परंपरा है, एक भावना है। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है नागा साधुर का शाही स्नान। शाही स्नान को देखने के लिए तो दुनिया भर से लोग आते हैं। मेरे मन में एक सवाल आता है, जो महाकुंभ 144 साल बाद आता है, उस आयोजन के पैमाने की, उसके स्केल की कल्पना कोई कैसे कर सकता है? सच कहूं तो ये इंसानी दिमाग की कल्पना से परे है। करोड़ों लोगों का एक साथ एक ही जगह पर आना, और वो भी इतने अनुशासन में, ये सिर्फ अगाध आस्था से ही संभव है। बिल्कुल। प्रयागराज में ही कुंभ की तर्ज पर एक और मेला लगता है, माघ मेला। माघ मेला, हाँ। इसका समय क्या है? ये हर साल माघ महीने में, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी-फरवरी में लगता है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। जी, मिनी कुंभ। और इसमें एक बहुत ही विशिष्ट परंपरा का पालन किया जाता है। हाँ, इसमें कल्पवास की परंपरा होती है। लोग 1 महीने तक नदी के किनारे टेंट में रहते हैं। इस कल्पवास के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक अनुशासन है, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ टेंट में रहना नहीं है, यह कड़ाके की ठंड में सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शारीरिक संयम और मानसिक एकाग्रता के साथ जीवन जीने का एक बहुत ही कठोर अभ्यास है। यह बहुत ही कठिन तपस्या है। और इस माघ मेले में मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के दिन मुख्य स्नान होता है। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी, ये 2 तिथियां इस मेले के चरम बिंदु होते हैं। प्रयागराज का अगला आयोजन है त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव, यह आयोजन प्रयागराज के बोट क्लब में यमुना नदी के तट पर होता है। इसका समय है फरवरी का महीना। फरवरी। और इससे कौन आयोजित करता है? इसे भी पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। जी। और इसमें वाटर स्पोर्ट्स यानी नौकायन का बहुत ही शानदार आयोजन होता है, और साथ ही शिल्प का भी प्रदर्शन होता है। इसके बाद प्रयागराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला आता है, राष्ट्रीय शिल्प मेला। राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसे कौन सी संस्था आयोजित करती है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे शॉर्ट में NCZCC कहते हैं।
मैं इसे एक बार और दोहराता हूं ताकि ये कंठस्थ हो जाए। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी NCZCC। और ये मेला दिसंबर के महीने में लगता है। जी, दिसंबर में। इसमें पूरे देश से हस्तशिल्पी और बुनकर आते हैं। और साथ ही इसमें विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों का भी मंचन होता है। मतलब ये पूरे भारत की कलाओं का एक केंद्र बन जाता है। प्रयागराज के इस गंभीर और अनुशासित संगम तट से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्रजभूमि के हास परिहास और प्रेम के उत्सवों की ओर मुड़ेंगे। यानी हम पहुंच गए हैं मथुरा। जी, मथुरा। ब्रज की लोक रंग परंपरा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और पहला उत्सव है लट्ठमार होली उत्सव। लट्ठमार होली, इसका नाम सुनते ही एक बहुत ही अनोखा दृश्य सामने आ जाता है। बिल्कुल, ये बरसाना और नंदगांव में आयोजित होती है फागुन के महीने में, फाल्गुन माह। और इसमें जो परंपरा है उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। जी, इसमें बरसाने की महिलाएं जिन्हें हुरियारिने कहा जाता है, वो नंदगांव के पुरुषों पर जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, उन पर लाठियां बरसाती हैं। लेकिन ये लाठी मारना किसी गुस्से का प्रतीक नहीं है। ये प्रेम से लाठियां बरसाना है। ये राधा और कृष्ण के बीच के उस नटखट और पवित्र प्रेम का प्रतीक है। ये बहुत ही सुंदर परंपरा है। इसके बाद मथुरा का एक और बहुत बड़ा मेला है, मुड़ियापुनो मेला। मुड़ियापुनो, ये कहाँ आयोजित होता है? ये गोवर्धन में आयोजित होता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा। और इसमें परिक्रमा का क्या नियम है? इसमें लोग गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा? लेकिन इस मेले का नाम मुड़िया कैसे पड़ा? ये कहानी जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक घटना है। जब संत सनातन गोस्वामी जी का निधन हुआ तो उनके शिष्यों ने शोक में अपना सिर मुंडवा लिया था। इसी सिर मुंडवाने के कारण इसका नाम मुड़िया पड़ गया। जी। अगर देखा जाए तो इस नामकरण की कहानी बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक तरफ एक महान संत के जाने का शोक है और दूसरी तरफ गिरिराज जी के प्रति अपार भक्ति। ये भक्ति और शोक का एक बहुत ही अनोखा संगम है। एकदम सही विश्लेषण है। जीवन के दो बिल्कुल विपरीत भाव यहाँ एक साथ देखने को मिलते हैं। मथुरा में अगला आयोजन है हरिदास जयंती मेला। हरिदास जयंती, स्वामी हरिदास जी का संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। जी, ये मेला निधिवन वृंदावन में लगता है। तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास, उन्हीं की स्मृति में ये मेला आयोजित होता है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। और ये किस तिथि को लगता है? ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, जिसे हम राधा अष्टमी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्लाष्टमी। और चूंकि स्वामी हरिदास जी एक महान संगीतज्ञ थे, इसलिए इस मेले में उच्च कोटि के शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। बिल्कुल, संगीत से जुड़ा हुआ स्थान है ये। इसके बाद आता है कंस वध मेला। कंस वध मेला, ये मथुरा नगर में ही लगता है? जी, मथुरा नगर में। और इसकी तिथि है कार्तिक शुक्ल दशमी। कार्तिक शुक्ल दशमी। इसमें किस समाज की मुख्य भूमिका होती है? इसमें वहाँ के चतुर्वेदी समाज की बहुत अहम भूमिका होती है। वो लोग एक विशाल पुतले का निर्माण करते हैं और फिर उसे लाठियों से नष्ट कर देते हैं। विशाल पुतले को लाठियों से नष्ट करना, ये सीधे तौर पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मथुरा में एक और बहुत सुंदर मेला लगता है, झूला मेला। झूला मेला? इसका समय क्या है? ये सावन के महीने में लगता है। सावन और झूले का वैसे भी बहुत गहरा नाता है। इसमें बांके बिहारी मंदिर का जो झूला है वो सबसे प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होती है? हरियाली तीज के दिन यहाँ सर्वाधिक भीड़ होती है। हरियाली तीज, इसे याद रखना है। और मथुरा खंड का अंतिम मेला है देव छठ मेला, जिसे दाऊजी मेला भी कहा जाता है। देव छठ या दाऊजी मेला, ये कहाँ लगता है? ये मथुरा के बलदेव कस्बे में लगता है। ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें दाऊजी कहा जाता है, उनको समर्पित है। और इसकी तिथि क्या है? इसकी तिथि है भाद्रपद शुक्ल छठ। और इस मेले में जो होली खेली जाती है वो अपनी एक अलग ही प्रसिद्धि रखती है। उसे हुरंगा होली कहते हैं। हुरंगा। अब अगर हम यहाँ थोड़ा रुककर इन मेलों और हिंदी महीनों के संबंध का गहराई से विश्लेषण करें। जी बिल्कुल। हमने फाल्गुन, आषाढ़, भाद्रपद, सावन जैसे महीनों का जिक्र किया। ये सभी महीने हमारे मौसम चक्र से सीधे जुड़े हुए हैं। सावन और भाद्रपद बारिश के महीने हैं, फाल्गुन बसंत का है। यानी ये सारे मेले वास्तव में हमारे कृषि और मौसम चक्र के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। यह बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बात है।
कृष्ण के इस ब्रज भूमि से अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि की ओर चलेंगे। यानी हम इस विस्तृत अध्ययन के अंतिम पड़ाव अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। जी, अयोध्या, रामलला की नगरी के पर्व। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे परिक्रमा मेला की। परिक्रमा मेला। अयोध्या में परिक्रमा का बहुत ही विशेष महत्व है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं, 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा। और ये सब कार्तिक माह में होता है। इस परिक्रमा से जुड़े कुछ शब्दों और इसके पीछे की तपस्या को समझना जरूरी है। जी। ये जो शब्द है कोस, ये दूरी नापने की हमारी बहुत ही प्राचीन प्रणाली है। 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है। ओहो। अब जरा सोचिए, 84 कोसी परिक्रमा का मतलब है लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा। और वो भी बिल्कुल नंगे पैर। नंगे पैर, ये तो बहुत कठिन है। बिल्कुल, इतनी लंबी यात्रा नंगे पैर करना सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, ये एक बहुत ही कठोर तपस्या है जो पौराणिक महत्व रखती है। अयोध्या में एक और आयोजन होता है जिसका नाम है रामायण मेला। रामायण मेला, इसके पीछे किस व्यक्ति की प्रेरणा थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इसकी शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और क्या ये सिर्फ अयोध्या में होता है? नहीं, ये अयोध्या और चित्रकूट दोनों जगह आयोजित होता है। और इसका उद्देश्य बहुत ही अलग है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य जोर मानवीय और सामाजिक आदर्शों के प्रचार पर है। इसमें देश भर से बड़े बड़े विद्वानों की भागीदारी होती है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि रामायण के जो आदर्श हैं उन पर बौद्धिक चर्चा करने का एक बहुत बड़ा मंच है। अयोध्या में आजकल जो सबसे प्रसिद्ध आयोजन हो रहा है वो है दीपोत्सव। दीपोत्सव, इसने तो विश्व पटल पर अपनी पहचान बना ली है। बिल्कुल, ये सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर आयोजित होता है, दीपावली के अवसर पर। और इसने एक रिकॉर्ड भी तो बनाया है। जी, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसमें लाखों दिए एक साथ जलाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत ही आधुनिक लेजर शो होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की झांकियां निकाली जाती हैं। लाखों दिए और लेजर शो, प्राचीनता और आधुनिकता का बहुत ही भव्य संगम है ये। अयोध्या में अगला मेला है रामनवमी मेला। रामनवमी मेला, यह चैत्र नवमी के दिन लगता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। और इसमें पूजा कहाँ होती है? इसमें कनक भवन में विशेष पूजा और बधाइयाँ गाई जाती हैं। कनक भवन का नाम यहाँ बहुत विशिष्ट है। कनक भवन, इसे दिमाग में एकदम बैठा लेना चाहिए। और अयोध्या का हमारा अंतिम और बिंदु झूला, है। ये परंपरा हमें मथुरा में भी दिखी थी। जी, ये सावन तृतीया को लगता है, जिसे हम हरियाली तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज, इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? इसमें भगवान की मूर्तियों को मणि पर्वत पर ले जाया जाता है। मणि पर्वत, यह स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कनक भवन और मणि पर्वत, ये दोनों नाम अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल छप जाने चाहिए। बिल्कुल। और इस मेले के दौरान पूरे क्षेत्र में कजरी और भजनों का बहुत ही सुंदर गायन होता है। कजरी, ये सावन के महीने में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक बहुत ही प्रसिद्ध शैली है। तो ये था हमारा अयोध्या का विस्तृत तो आइए सबसे पहले चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ। बिल्कुल। हमारे क्रम संख्या 27 पर है लखनऊ महोत्सव। जब भी लखनऊ की बात आती है तो अवध शिल्पग्राम का जिक्र जरूर होता है। जी, और इसे बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। लखनऊ महोत्सव कोई साधारण मेला नहीं है। ये अवध की ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहजीब का एक जीवित आईना है। गंगा जमुनी तहजीब यानी जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक साझा संस्कृति रही है। बिल्कुल, यह महोत्सव उसी एकता और यहाँ के विशेष खान-पान को प्रदर्शित करता है। पर्यटन विभाग द्वारा इसे आमतौर पर नवंबर-दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अच्छा, सर्दियों की शुरुआत में? जी, और अगर हम इसके मुख्य आकर्षणों की बात करें तो मैं इसे धीरे धीरे दोहराता हूँ। विद्यार्थी ध्यान दें, इसमें कथक नृत्य, गजल, मुशायरा और सबसे महत्वपूर्ण चिकनकारी शिल्प का एक अद्भुत बाजार लगता है। चिकनकारी, वही जो लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध कढ़ाई की कला है। हाँ बिल्कुल, चिकनकारी। इस शब्द पर विशेष ध्यान दें क्योंकि ये इस महोत्सव की जान है। अब लखनऊ में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। जी, क्रम संख्या 28 पर हमारा आम महोत्सव। ये तो जाहिर है कि ये गर्मियों में ही होता होगा, शायद जून जुलाई के आसपास। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। जून जुलाई में आयोजित होने वाले इस आम महोत्सव का
एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के विभिन्न आमों की किस्मों को, विशेषकर मलिहाबादी दशहरी को बढ़ावा देना। अरे वाह, मलिहाबादी दशहरी। जी, आप देखिए यहाँ आम की 300 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाता है। 300 से अधिक, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, हम इसे ऐसे समझते हैं कि किसान और निर्यातक इस मंच का इस्तेमाल अपने उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए करते हैं। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर है। यह बहुत ही शानदार तरीका है कृषि को पर्यटन से जोड़ने का। तो लखनऊ के बाद अब हम बढ़ते हैं प्राचीन पांचाल और गंगा के तट की ओर, यानी फर्रुखाबाद। जी, फर्रुखाबाद हमारे क्रम संख्या 29 पर है, कंपिल उत्सव। क्या ये फर्रुखाबाद के उसी प्राचीन कांपिल्य से जुड़ा है जो कभी पांचाल देश की राजधानी हुआ करता था? बिल्कुल सही। आपने इतिहास के धागे को बहुत अच्छे से पकड़ा है। और विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि यह स्थान दो महान धर्मों के लिए बहुत गहरी अहमियत रखता है। दो धर्मों के लिए? हाँ। पहले अगर हम जैन धर्म की बात करें तो ये उनके 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी की जन्मस्थली है। इसे ध्यान से नोट करें, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी। और हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से? हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। ओहो, यानी ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये कंपिल उत्सव असल में दोनों धर्मों का एक साझा सांस्कृतिक उत्सव है। ये समन्वय बहुत ही अद्भुत है। फर्रुखाबाद में ही एक और प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे श्रृंगी रामपुर मेला कहते हैं। ये हमारा क्रम संख्या 30 है। जी, इस मेले की पृष्ठभूमि बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यह गंगा नदी के तट पर लगता है। गंगा तट पर? हाँ, रामायण काल में यहाँ महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम श्रृंगी रामपुर पड़ा। तो ये मेला साल में किस समय आयोजित होता है? ये साल में 2 बार लगता है, एक दशहरा के समय और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा पर। और एक और बात जो इसे खास बनाती है वो ये है कि ये ग्राम्य हस्तशिल्प और बर्तनों के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यानी आस्था के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है। अच्छा, फर्रुखाबाद का ही एक और मेला है, रामनगरिया मेला, जो क्रम संख्या 31 पर है। मैंने इसके बारे में पढ़ते हुए एक शब्द बहुत बार देखा, कल्पवास। मैं एक विद्यार्थी की तरह ही पूछना चाहूंगी, ये कल्पवास का असल अर्थ क्या होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल्पवास को हम बहुत सरल भाषा में समझते हैं। गंगा तट पर माघ के महीने में पूरे 1 महीने तक तंबू लगाकर रहने की जो प्रक्रिया है उसे कल्पवास कहते हैं। 1 महीने तक तंबू में रहना? जी हाँ, और ये सिर्फ साधु संत ही करते बल्कि आम गृहस्थ लोग भी अपना घर बार छोड़कर 1 महीने के लिए उस साधारण जीवन को अपनाते हैं। ये तो बहुत ही कठिन और अनुशासित दिनचर्या होगी। बिल्कुल है। और विद्यार्थियों को यह तथ्य अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए कि ये रामनगरिया मेला रुहेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। मैं फिर दोहराता हूँ, रुहेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला। इसे हमने अच्छे से नोट कर लिया है। चलिए अब गंगा तट से हम चलते हैं विंध्य पर्वत की ओर, मिर्जापुर। यहाँ क्रम संख्या 32 पर है विंध्यवासिनी देवी मेला। जी, मिर्जापुर ये स्थान अपने आप में एक बहुत ही जागृत शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है जो विंध्य पर्वत पर स्थित है। यहाँ तो मुझे लगता है साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती होगी। भीड़ तो रहती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रों में यहाँ जो भीड़ उमड़ती है वो देखने लायक होती है। और यहाँ एक बहुत ही विशेष परंपरा है जिसे त्रिकोण परिक्रमा कहा जाता है। त्रिकोण परिक्रमा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आइए इसे एक शिक्षक की तरह समझते हैं। त्रिकोण यानी 3 कोने। इस परिक्रमा में 3 देवियों के दर्शन का एक विशिष्ट क्रम होता है। वो 3 देवियां कौन सी हैं? सबसे पहले विंध्यवासिनी देवी, फिर अष्टभुजा देवी और अंत में कालीखो देवी। इन तीनों के दर्शन करने से ही ये त्रिकोण परिक्रमा पूरी मानी जाती है। ये जानकारी बहुत ही रोचक है। और एक बात और, इस मेले में लाखों श्रद्धालु एक विशेष उद्देश्य से आते हैं और वो है अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाना। इस बात पर मैं खास जोर देना चाहूंगा। जी, मुंडन संस्कार के लिए ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। मिर्जापुर की ही बात हो रही है तो वहां के पारंपरिक लोकगीतों को कैसे भूला जा सकता है। हमारा क्रम संख्या 33 है, कजरी महोत्सव। बिल्कुल, जब भी हम लोकगीतों की बात करते हैं तो कजरी का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मिर्जापुर से ही मानी जाती है। क्या ये किसी खास मौसम में गाया जाता है? हाँ, इसे सावन के महीने में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है।
अच्छा, बारिश के मौसम में? जी, इसे विंध्यावासिनी देवी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान स्थानीय कलाकार कजरी गाते हैं और महिलाएं पेड़ों पर झूला झूलती हैं। यह प्रकृति और आस्था का एक बहुत ही सुंदर संगम है। सच में बहुत ही सुंदर दृश्य होगा वो। अब मिर्जापुर से हम रुख करते हैं पूर्वांचल की ओर, गोरखपुर। क्रम संख्या 34 पर है खिचड़ी मेला। ये नाम ही बहुत ही अलग है। जी, और इसका इतिहास भी उतना ही गहरा है। यह मेला प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर, जो कि आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को होती है, इसे बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व तो पूरे उत्तर भारत में है, पर यहाँ खास क्या है? यहाँ की खासियत है इसका विस्तार और इसकी परंपरा। यहाँ सिर्फ यूपी से ही नहीं, बल्कि नेपाल और बिहार से भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। नेपाल से भी? बिल्कुल। और बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाने की जो परंपरा है, उसे गहराई से समझिए। ये माना जाता है कि ये परंपरा स्वयं गुरु गोरखनाथ ने शुरू की थी। तब से लेकर आज तक ये अनवरत चली आ रही है। ये निरंतरता ही हमारी संस्कृति की ताकत है। गोरखपुर के ही चौरी चौरा के पास एक और मेला लगता है, तरकुलहा देवी मेला, जो हमारा क्रम संख्या 35 है। मैंने सुना है कि इसके ऐतिहासिक और अनोखे पहलू बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जी, ये मेला वास्तव में 1857 की क्रांति के पन्नों से जुड़ा हुआ है। ये चैत्र नवरात्र से शुरू होता है और पूरे 1 महीने तक चलता है। तो इसका 1857 की क्रांति से क्या संबंध है? इसके पीछे एक क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह की कहानी है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। बाबू बंधु सिंह एक गुरीला योद्धा थे। अच्छा। वे अंग्रेजों से छिपकर युद्ध करते थे और जब भी किसी अंग्रेज को मारते थे तो ऐसा कहा जाता है कि वह उनका सिर काटकर तरकुला देवी को चढ़ा देते थे। बाप रे, ये तो एक बहुत ही विद्रोही इतिहास है। जी, और इसी इतिहास के कारण इस मेले की एक बहुत ही अनूठी प्रथा है। वो प्रथा क्या है? यहाँ आज भी देवी को प्रसाद के रूप में मटन यानी बकरे का मांस चढ़ाया जाता है और वही भक्तों में बांटा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ परंपरा है। ये जानकारी वाकई हैरान करने वाली थी। खैर, अब हम गोरखपुर से पश्चिम की ओर चलते हैं, मेरठ। यहाँ क्रम संख्या 36 पर है नौचंदी मेला, जिसे सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, नौचंदी मेला पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा मेला है। ये होली के कुछ दिन बाद नवरात्रि के समय शुरू होता है। और इससे सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ नौचंदी देवी का मंदिर और एक मुस्लिम संत बाले मियाँ की मजार बिल्कुल एक साथ एक ही जगह पर स्थित हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पूरे सम्मान के साथ आते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके इतिहास का एक और पहलू है। 1672 ईस्वी में जब ये मेला शुरू हुआ था तो ये मुख्य रूप से घोड़ों के व्यापार का एक मेला था। समय के साथ ये इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बन गया। व्यापार और संस्कृति का ये मेल बहुत ही दिलचस्प है। मेरठ में ही एक कस्बा है सरधना, जहाँ सरधना मेला या बेगम समरू मेला लगता है। ये हमारा क्रम संख्या 37 है। जी, सरधना कस्बे का ये इतिहास बहुत ही अनोखा है। यहाँ एक बहुत ही भव्य चर्च है, बेसिकला ऑफ अ लेडी ऑफ ग्रेसेस। एक चर्च का निर्माण, और वो भी उस दौर में। हाँ, और इसे बनवाया था बेगम समरू ने। वे मूल रूप से एक मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने 1822 में इस चर्च का निर्माण करवाया था। 1822 में? और ये मेला कब लगता है? ये मेला हर साल नवंबर के दूसरे रविवार को लगता है। और विद्यार्थियों, इसे अच्छी तरह से याद कर लें कि ये उत्तर भारत के ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो चलिए अब हम अपने अध्ययन सत्र के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम अन्य प्रमुख जिलों के मेलों पर चर्चा करेंगे। भाग 1 में क्रम संख्या 38 पर है बलिया का दादरी मेला। दादरी मेला, ये बलिया में लगता है और इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। कैसी कहानी? बलिया महर्षि भृगु की तपोभूमि रही है। उनके एक शिष्य थे दरदर मुनि। दरदर मुनि? जी, उन्हीं दरदर मुनि के नाम पर इस मेले का नाम दादरी पड़ा। और ये कोई छोटा मेला नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला? जी, उनमें से एक प्रमुख मेला है। ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के साथ शुरू होता है। पशु व्यापार और मेलों का ये जो संबंध है वो हर जगह दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ बाराबंकी के देवा शरीफ मेले में भी है, जो क्रम संख्या 39 पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। देवा शरीफ मेला प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। ये किस महीने में आयोजित होता है?
यह कार्तिक माह में यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर-नवंबर के समय लगता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ चादर चढ़ाते हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और यहाँ भी पशुओं का व्यापार होता है? जी हाँ, यहाँ भी पशुओं का और विशेषकर घोड़ों का बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। व्यापार और आस्था का ये जो मिश्रण है वो बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी मेले में भी नजर आता है, जो हमारा क्रम संख्या 40 है। सही पहचाना आपने। ये मेला महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगता है। ये मेला कब लगता है? ये जेठ के महीने में लगता है। इसमें एक बहुत ही खास परंपरा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर गाजी मियाँ की बारात निकालते हैं और इस दौरान डफली बजाई जाती है। डफली बजाना इस मेले की एक बड़ी पहचान है। मैंने इस जगह के बारे में एक और मान्यता सुनी है, यहाँ कोई कुंड भी है ना? जी बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था। यहाँ एक सूर्य कुंड है और इस तथ्य पर मैं जोर देना चाहूंगा कि ऐसी मान्यता है कि इस सूर्य कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। आस्था के कितने अलग अलग रूप हैं हमारे देश में। अब आगे बढ़ते हैं सहारनपुर की ओर। क्रम संख्या 41 पर है शाकुंभरी देवी मेला। ये मेला शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में एकदम शांत वातावरण में लगता है। ये साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान आयोजित होता है। ये स्थान एक प्राचीन शक्तिपीठ भी है ना? जी, ये एक अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का शीश गिरा था। मैंने सुना है यहाँ दर्शन करने का एक बहुत ही सख्त नियम है। बिल्कुल, और मैं इसे दोहराना चाहूंगा ताकि श्रोताओं को याद रहे। यहाँ माता के दर्शन करने से पहले हर श्रद्धालु को अनिवार्य रूप से भूरादेव, जो कि भैरव का रूप है, उनके दर्शन करने ही पड़ते हैं। ये एक अनिवार्य परंपरा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही अनुशासन वाली बात हो गई। चलिए अब हम अन्य जिलों के मेलों के भाग 2 पर आते हैं। कासगंज का सोरो मेला या मार्गशीर्ष मेला, ये क्रम संख्या 42 पर है। कासगंज का ये सोरो शुक्र क्षेत्र भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी पौराणिक मान्यता रखता है। वराह अवतार से? जी, और इस स्थान का महत्व हरिद्वार के समान माना जाता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ हर की पेड़ी नाम का एक कुंड है। जैसे लोग हरिद्वार में गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं, वैसा ही महत्व यहाँ इस कुंड में अस्थि विसर्जन का भी है। अच्छा, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। और मार्गशीर्ष, जिसे हम अगहन का महीना भी कहते हैं, उस समय यहाँ एक बहुत बड़ा पशु व्यापार मेला भी लगता है। पशु व्यापार का एक और बड़ा केंद्र बदायूं भी है। क्रम संख्या 43 पर है बदायूं का ककोरा मेला। ककोरा मेला गंगा नदी के रेतीले तट पर लगता है और इसके विशाल स्वरूप के कारण ही इसे एक विशेष नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? इसे रूहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। मिनी कुंभ यानी भीड़ बहुत ज्यादा होती होगी। बहुत ज्यादा। कार्तिक पूर्णिमा के समय लोग यहाँ तंबू लगाकर कल्पवास करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और शुद्ध रूप से ग्रामीण मेला है। इसी ग्रामीण और ऐतिहासिक परिवेश में एक और मेला आता है, बांदा का कलिंजर मेला, जो क्रम संख्या 44 पर है। कलिंजर का किला तो अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना है। बिल्कुल, और ये मेला उस ऐतिहासिक कलिंजर किले के भीतर ही लगता है। किले के अंदर? जी, ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। किले के अंदर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय विष पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं विश्राम किया था। ये बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्राचीन मेला होगा फिर तो। हाँ, ये बुंदेलखंड का अत्यंत प्राचीन मेला है। ये श्रोताओं ध्यान दें, हमने मिर्जापुर में कजरी महोत्सव पढ़ा था, लेकिन यह महोबा का कजली महोत्सव है। दोनों में बहुत अंतर है। यह आपने बहुत ही सटीक स्पष्टीकरण दिया है और मैं इसे समझाता हूँ। मिर्जापुर का कजरी लोकगीत और बारिश से जुड़ा था, लेकिन महोबा का कजली पूरी तरह से शौर्य और वीरता की गाथा है। किसकी शौर्य गाथा? यह वीर योद्धा आल्हा उदल की शौर्य गाथा को समर्पित है। श्रावण माह में तीज के बाद इसे मनाया जाता है। इसमें भी क्या कजरी गीत गाए जाते हैं? जी, कजरी गीत गाए जाते हैं और झूला भी झूला जाता है, लेकिन इसका मूल भाव बुंदेलखंडी संस्कृति और महिलाओं के सम्मान का है। यह वहां की महिलाओं का मुख्य उत्सव है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। अब हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। क्रम संख्या 46 पर है झांसी का आयुर्वेद महोत्सव। ये थोड़ा आधुनिक लग रहा है। जी, इसका स्वरूप थोड़ा आधुनिक और उद्देश्यपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेदिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना।
तो क्या इसमें विशेषज्ञ भी आते हैं? बिल्कुल, इसमें देश भर के आयुर्वेद विशेषज्ञ शामिल होते हैं और ये यूपी पर्यटन विभाग और आयुष मंत्रालय का एक संयुक्त आयोजन है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब बात करते हैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर मेला या गंगा स्नान मेला की, जो क्रम संख्या 47 पर है। गढ़मुक्तेश्वर का ऐतिहासिक महत्व महाभारत काल से है। महाभारत काल से? जी, यह स्थान महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर का भाग हुआ करता था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ गंगा स्नान का बहुत बड़ा मेला लगता है। और यहाँ भी पशु मेला लगता है? हाँ, यह पश्चिमी यूपी का एक विशाल पशु और कृषि उपकरण मेला है। यहाँ खेती से जुड़ी हर चीज का व्यापार होता है। कृषि उपकरणों का व्यापार, ये बहुत व्यवहारिक है। अब चलते हैं अंबेडकर नगर, जहाँ क्रम संख्या 48 पर है गोविंद साहब मेला। ये मेला अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर लगता है। यहाँ संत महात्मा गोविंद साहब की समाधि है। ये मेला कब शुरू होता है? ये अगहन दशमी से शुरू होता है और पूरे 1 महीने तक चलता है। और विद्यार्थियों, मैं आपको इस मेले की एक बहुत ही विशेष बात याद कराना चाहूंगा। वो क्या है? यहाँ की सबसे मुख्य मिठाई, जिसे खजला खाजा कहते हैं, उसे विशेष रूप से याद रखें। खजला खाजा इस मेले की सबसे बड़ी पहचान है। खजला खाजा, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। चलिए अब सीतापुर की ओर चलते हैं। क्रम संख्या 49 पर है नैमिषारण्य मेला या 84 कोसी परिक्रमा। सीतापुर में गोमती नदी के तट पर चक्र तीर्थ स्थित है। ये वही स्थान है जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। 88,000 ऋषियों ने? ये मेला कब लगता है? ये फाल्गुन मास में, यानी फरवरी मार्च के समय लगता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है 84 कोसी परिक्रमा। इस परिक्रमा में कौन शामिल होता है? इसमें देश भर के साधु संत आते हैं और परिक्रमा करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक समागम है। और अंत में हमारे आज के सत्र का आखिरी मेला क्रम संख्या 50 पर लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ मेला। जी, गोला गोकर्णनाथ को यूपी की छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित हैं उसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं रावण ने की थी। रावण ने? ये तो बहुत ही अद्भुत पौराणिक कथा है। जी, और इसी वजह से यहाँ चैत्र और सावन के महीने में बहुत ही विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। तो आज हमने क्रम संख्या 27 से 50 तक के मेलों को बहुत ही विस्तार से समझा। बिल्कुल। और सत्र समाप्त करने से पहले मैं विद्यार्थियों के सामने एक अंतिम विचार रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, हमने इतने सारे मेलों पर चर्चा की, लेकिन ये सभी मेले सिर्फ धार्मिक स्थल या पूजा पाठ की जगह नहीं है। अगर आप गहराई से सोचें तो ये सदियों से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे पशु व्यापार और हमारी सांस्कृतिक एकता के सबसे बड़े और जीवित प्रमाण हैं। सही बात है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये आज भी सांस लेती हुई जीवित परंपराएं हैं जो हमारे समाज को जोड़े हुए हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। तो श्रोताओं, इस लंबे और गहन अध्ययन सत्र में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। और जाने से पहले आप सभी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपके अपने जिले या क्षेत्र में इनमें से कौन सा मेला लगता है, या कोई और स्थानीय मेला है जो आपके यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। अंत में एक बार फिर याद दिला दूं, ऐसे ही डिटेल सेशंस के लिए हमारे चैनल GS Rank 1 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सत्र।